की बड़ी खबर के साथ खबरों का आगाज तो फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर की वजह से बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक बारात में शामिल होने जा रहे थे और हादसा बिंदकी कोतवाली के दिलवालपुर गांव के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक चारों युवक एक ही बाइक पर बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। हादसे में चारों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे की वजह से युवकों के घर में मातम पसर गया। पुलिस उस गाड़ी की तलाश करने में जुटी है जिसकी टक्कर की वजह से हादसा हुआ। वहीं फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के स्कोरी गांव में जमीनी विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं डीएसपी खागा ने बताया कि जमीन विवाद के चलते मारपीट हुई है। घायलों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं लाइव मारपीट की तस्वीरें बिजनौर से सामने आई हैं। खैरुल्लापुर इलाके की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर पड़ोस के ही दबंग के घर में चल रहे तेज आवाज के म्यूजिक सिस्टम को जब बीमार बुजुर्ग आवाज कम करने की शिकायत लेकर पहुंचे तो दबंगों ने बदले में बुजुर्ग और परिवार वालों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। और इतना ही नहीं, दबंग आरोपी युवक ने बुजुर्ग की उंगली दांतों से चबा डाली, जिसकी वजह से बुजुर्ग की हालत नाजुक हो गई। घंटों सड़कों पर पड़े रहे बुजुर्ग को परिवार वालों ने बमुश्किल सीएचसी ले जाकर भर्ती कराया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस एक तरफा पक्ष ले रही है, जिसे लेकर पीड़ित परिवार दबंगों के खौफ से बेहद परेशान है। झगड़ा हुआ था डेक के ऊपर, डेक बज रही थी घर में, तो पड़ोस ने आके कहा कि डेक बंद करो, और जो है वो आके कहने लगे डेक बंद करो। हमने बंद कर ली। उसके बाद में बोले दादागिरी के साथ कि डेक नहीं बजाना आज के बाद। हमने कहा ठीक है नहीं बजाएंगे। उसके बाद में फिर गर्मा गर्मी करने लगे और जो है छोटे वाले भाई के रेपट मार दिया उन्होंने। उधर गाजीपुर के बहरियारबाद इलाके के वृंदावन गांव में लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब इसी गांव के जवान के शव को निजी एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने किस तरह से तोड़फोड़ की, इसकी गवाही ये तस्वीरें साफ साफ दे रही हैं। दरअसल अभिषेक यादव नाम के आर्मी के जवान की मौत सड़क हादसे की वजह से हुई थी, जिसके बाद आर्मी ने अभिषेक का शव एक निजी एम्बुलेंस के जरिए उनके गांव भेज दिया। लेकिन शव को निजी एम्बुलेंस में देखकर गांव के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पहले गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इसके बाद समझाने के बाद कोशिश कर रहे सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नाराज ग्रामीण नेशनल हाईवे पर बसों और सरकारी अधिकारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे। मांग को लेकर के कि सैनिक वाहन में उसको आना चाहिए था, इसको लेकर के नेशनल हाईवे पे सिधौना के पास जाम लगाया और हम लोगों ने आर्मी के लोगों से वार्ता की और जब वाहन आया तो उसको भेजा गया ससम्मान। उस दौरान कुछ लड़के उग्र हो गए थे, उन्होंने 2-4 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। इसको संज्ञानित किया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर में पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और दोनों दलों ने इसके लिए करीब करीब अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं। भाजपा ने तो अपने कद्दावर मंत्री सतीश महाना को जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों को रूठने और उनको मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनावी बिसात तकरीबन बिछाई जा चुकी है और भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। हालांकि इस दौड़ में भाजपा प्रत्याशी का पक्ष मजबूत बताया जा रहा है। पार्टी ने भाजपा के कद्दावर और शीर्ष नेता सतीश महाना को कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। की रिपोर्ट प्रदेश को भेजी जा चुकी है, जिसमें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 2 नाम का पैनल यहाँ से जा चुका है और उस पैनल पर जो भी निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो घोषित होगा
उसी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। दरअसल कानपुर में जिला पंचायत की कुल 32 सीटें हैं, जिनमें से 11 सदस्यों के साथ पहले पायदान पर समाजवादी पार्टी है। वहीं भाजपा 9 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है, जबकि 7 निर्दलीय सदस्य और इन्हीं निर्दलीय सदस्यों को निर्णायक माना जा रहा है। जिला पंचायत की सीटों में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सीटें निकली कानपुर ग्रामीण में, और सारे प्रधान और बीडीसी भी समाजवादी पार्टी के ही बने। बीजेपी के लोग अपने गठजोड़ में लगे हुए हैं कि ये चाहते हैं कि हम दूसरे दल को या निर्दलीय लोगों को प्रताड़ित करके, तंग करके, शासन प्रशासन से परेशान करके हम अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना लें, तो ये इनकी भूल है। वहीं भाजपा ने कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना को सौंपी है, और सतीश महाना अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर सक्रिय भी हो गए हैं। प्रत्याशियों से की चर्चा में भाजपा के 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें एक स्वप्निल वरुण है। स्वप्निल वरुण योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमल रानी वरुण की बेटी है, जिनकी पिछले साल कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। इसीलिए सहानुभूति के नाते भाजपा स्वप्निल वरुण को जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बना सकती है, जो घाटमपुर के बिराखी क्षेत्र से जीत कर आई है। वहीं दूसरा नाम राजा दिवाकर का चर्चा में है। इनकी पत्नी प्रियंका दिवाकर पहले भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है। बताया जा रहा है कि राजा दिवाकर का नाम बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा की तरफ से आया है। मतलब सांगा चाहते हैं कि यदि जिला पंचायत अध्यक्ष उनका हो गया तो उनका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा और उनको 2022 के विधानसभा चुनाव की राह भी आसान रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपने पुराने कार्यकर्ता राजू दिवाकर का नाम लगभग फाइनल कर दिया है, लेकिन इसी के साथ सपा के पुराने जुझारू और सक्रिय कार्यकर्ता राम लखन की पत्नी नीना गौतम का नाम भी अध्यक्ष पद की दावेदारी में चर्चा में है। सब जान रही है कि कौन किसके साथ में है, और सबसे ज़्यादा सीटें हमारी होने के नाते मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास अपने लोगों की सूची भेज दी है, और जैसे ही निर्णय होता है तो यहाँ पे हमारा ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी हमेशा गुमराह करने का काम की है। वहीं सभी निर्दलीय जिला पंचायत सदस्यों की 10 उंगलियां घी में मानी जा रही है। जिला पंचायत सदस्यों के रूठने और मनाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शुक्ल और सपा अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह यादव अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं और जीत के आंकड़े भी बता रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। वहीं मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने बसपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, जिसमें वार्ड 37 से कांग्रेस के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य बनी जूली जाटव और वार्ड 38 से बसपा के समर्थन में जिला पंचायत सदस्य बने भीष्म गुर्जर ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। इस दौरान रालोद जिला अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय लोकदल ने कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के खेमे में 2 जिला पंचायत सदस्य जाने पर भाजपा को भी झटका लगा है। आज जनपद मुजफ्फरनगर में वार्ड 37 और वार्ड 38 से जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं, उन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी में आस्था रखते हुए, राष्ट्रीय लोकदल में आस्था रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। तो पार्टी में उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर विवादित हालात के चलते सुर्खियों में है। अलीगढ़ में लोगों ने घर के बाहर ऐसे शब्द लिख दिए जो लोगों को चुभ रहे हैं। पिछले करीब 10 दिन से नूरपुर गांव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, लेकिन आखिर इस विवाद के पीछे का पूरा सच क्या है? क्या चुनावी मौसम में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, या फिर सच वही है जो गांव के वो लोग कह रहे हैं जो खुद को पीड़ित समझते हैं? पश्चिमी यूपी में माहौल कौन खराब कर रहा है? ये कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस आग में घी डालकर रोटियां सेकना चाहते हैं। अगले साल चुनाव है, फिर वही तनाव है। वो डीजे इतना तगड़ा को मस्जिद भी हला दे रहे और यहाँ पे कूद रहे। अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ये गलियां शांत हैं, लेकिन दीवारों पर लिखी ये इबारत
बहुत कुछ बोल रही है। यहाँ लिखा है मकान बिकाऊ है और इसके साथ ही मकान मालिक का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। बाकायदा हिंदी में लिखा गया है, मोबाइल नंबर भी यहाँ छोड़ा गया है, यानी ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में हर घर के बाहर ये लिखा गया है कि यह घर बिकाऊ है। आखिर ऐसी कितनी स्थिति क्यों आन पड़ी कि लोग यहाँ से जाना चाहते हैं? आप देख सकते हैं कि इस घर पर भी लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है। टप्पल कस्बे का ये गांव पिछले 10 दिनों से सुर्खियों में है, लेकिन अब सुर्खियां सियासी रूप ले रही हैं। इसकी वजह है इलाके के नेताओं के वो कट्टर बयान जो पश्चिमी यूपी में एक बार फिर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को। ये सब जो है, आप असल में मसला यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। नूरपुर गांव की आबादी करीब 4000 है, जिसमें करीब 125 घर हिंदू समुदाय के हैं और 600 से ज्यादा मुसलमानों के घर हैं। अब आपको बताते हैं कि टप्पल में टेंशन की वजह क्या है। 26 मई की दोपहर एक बारात निकल रही थी। एक पक्ष का दावा बारात में जा रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। आरोपी पक्ष का दावा अजान के वक्त डीजे बजाने पर झगड़ा हुआ। आरोपी पक्ष ने कहा अजान के वक्त डीजे नहीं कर रहे थे बंद। बवाल के बाद एक पक्ष ने घर बेचने का पोस्टर लगाया। पूरी घटना के बाद इसे सियासी रंग देने की कोशिश हुई। AIMIM के स्थानीय नेता नाजिम अली ने आग में घी डाला। AIMIM के जो नेता हैं नाजिम अली, उन्होंने बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया और कहा है कि उनकी नमाज तो होगी लेकिन बारात नहीं निकाली जाएगी। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, घृणा पैदा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की जो स्थिति खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ समाज के जिम्मेदार लोग और प्रशासन मिलकर ये तय करे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। फिलहाल भड़काऊ बयानबाजी करने वाले AIMIM के इस नेता पर अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सियासी दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। तनाव के बीच स्थानीय सांसद सतीश गौतम नूरपुर गांव पहुंचे तो उनके सुर भी गर्माहट भरे थे। लड़के हैं जो उत्पाती हैं, उन्हें ऐसी सबक सिखाई जाएगी। कल मेरी किसी बहन बेटी की जो बच्चा बारात चढ़े, बैंड बंद करने की बात छोड़ो, उसकी तरफ देख नहीं पाए। जब मामला तनाव खत्म करने का हो, जब मामला बातचीत से विवाद हल करने का हो, तो पहले अपनी शर्तें आगे कर बात नहीं बन सकती। नूरपुर का ये विवाद यहीं खत्म होना चाहिए। बात आगे न बढ़े, यही आम लोग चाहते हैं। एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ PAC के जवानों की तैनाती कर दी गई है। लगातार जो PAC के जो जवान हैं वो यहाँ इस समय पहुँचे हुए हैं और उन्होंने अपना जो सामान है वो निकाल रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होती तब तक जो PAC के जवान हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। वहीं अयोध्या में 6 दिन बाद दंपत्ति के हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल बेटी और दामाद ने ही अपने मां बाप के हत्या की सूचना को पुलिस को दी थी और पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तब सच सामने आया कि हत्या उसकी बेटी और दामाद ने ही की है। पिता ने अपनी सारी जमीन अपनी बेटी के नाम वसीयत कर दी थी और कीमती जमीन होने की वजह से पिता ने उस जमीन को बेचना शुरू कर दिया था। जमीन के लालच में बेटी और दामाद 28 मई की रात को घर में पहुंचे और लोहे की रॉड और ईंट से कुचलकर सास ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में दामाद और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और घर के कुछ ही दूरी पर छिपाए गए आला कत्ल को बरामद कर लिया है। इस घटना को मृतक के बेटी और दामाद, जो उनकी इकलौती बेटी थी और जो दामाद, उन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और इसको एक नाटकीय रूप देके ये प्रोजेक्ट किया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी है।
वहीं हरदोई में दहेज को लेकर विवाद इस कदर बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और नतीजा ये हुआ कि बिना शादी के ही बारात वापस लौट गई, जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत की। मामला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बारात लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके से आई थी और शादी की रस्म चल रही थी। तभी दूल्हे इरफान और उसके परिवार की तरफ से दहेज में 1 लाख रुपए नकदी की मांग की जाने लगी। जब लड़की वालों ने इससे इनकार किया तो लड़के वालों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और फिर बारात लेकर वापस लौट गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना संडीला पर विनोद निवासी तकिया मीर नगर अजगवा संडीला, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके यहाँ बारात आई थी और बारात में विदाई को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, जिसमें उनके दामाद इरफान व 3-4 अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, जिसमें वो घायल हो गए हैं। पुलिस ने इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और साक्ष्य एकत्र करके अभियुक्त के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेरठ के मवाना इलाके में पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी के दौरान 3 बच्चियों के पिता और मां कोरोना संक्रमित हो गए। मां को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो पिता को इलाज के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला और दोनों की मौत हो गई। मां बाप के गुजरने के बाद अब तीनों बेटियां बूढ़ी दादी के सहारे हैं। कोरोना के कहर ने न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को पल भर में तबाह कर दिया। न जाने कितने बच्चे माँ बाप की गोद से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल में चपरासी के पद पर तैनात 3 नन्ही बेटियों के पिता 26 अप्रैल को गए थे पंचायत चुनाव की ड्यूटी में, लेकिन जब 27 अप्रैल को लौटे तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि मौत के रूप में कोरोना वायरस घर साथ लाए हैं। उनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई। दोनों की तबीयत बिगड़ी तो उनकी नन्ही बेटियां मां के लिए ऑक्सीजन और पिता के लिए अस्पताल में बेड की तलाश में भटकती रहीं। 28 अप्रैल को मां ने ऑक्सीजन न मिलने पर रिक्शे पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 30 अप्रैल को अस्पताल में बेड न मिलने के कारण पिता की भी मौत हो गई। मम्मी पहले बीमार हुई थी, फिर वो एक्सपायर हो गई और फिर उनके बाद पापा। तो क्या करते थे पापा? पापा की गवर्नमेंट जॉब थी। इनके तो सिर पे छत भी नहीं है, किराए पे है ये, छत भी नहीं है भैया, वीरान हो गए बालक। कोरोना के कहर में माता पिता की मौत के बाद तीनों बेटियां अनाथ हो गई। तीनों बेटियां नाबालिग हैं, इसलिए अगले कई साल तक पिता की जगह सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। इसलिए परिवार का पूरा दारोमदार अब दादी के कंधों पर है और उनकी छोटी सी पेंशन परिवार के जीवन यापन का इकलौता साधन है। वहीं मुश्किल की इस घड़ी में बेसिक शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने परिवार की सुध तक नहीं ली। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। खबरों की रफ्तार जारी। अब खबरें देवभूमि उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले सीएम तीरथ ने हरिद्वार के मेला हॉस्पिटल में बने कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले सीएम ने पीपीई किट पहनी और फिर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। सीएम तीरथ सिंह रावत हॉस्पिटल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। सीएम के निरीक्षण में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो सीएम ने कहा, तीसरी लहर को देखते हुए हमारे द्वारा अभी से तैयारियां की जा रही हैं और उत्तराखंड के सभी जिलों के कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही सीएचसी में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले हैं। वहीं पिथौरागढ़ वन प्रभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से पिछले कई सालों से बंजर पड़ी भूमि पर अब ट्यूलिप के फूल खिलने लग गए हैं। पंचाचूली के तलहटी पर 9000 फीट की ऊंचाई पर खिले ट्यूलिप के फूल लोगों का मन मोह रहे हैं। करीब 1 साल पहले वन विभाग ने इको पार्क में स्थानीय लोगों की मदद से ट्यूलिप गार्डन विकसित करने का काम शुरू किया था और इसे विकसित करने में वैज्ञानिक पर्यावरण विशेषज्ञ वन विभाग के अधिकारियों ने मेहनत कर नया प्रयोग किया था, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।